हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी लोग अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आज है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल का पार्ट नंबर 6। एक्चुअली में अपना ये पूरा चैप्टर हो चुका है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने सारी क्लास को देखा है तो आप लोगों को देखना बहुत आसानी से आप लोगों के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी किए हैं, मैंने आपको करवाया था, शायद परसों पिछले से पिछले वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते हैं इसको कंटिन्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे इस चैप्टर के, ये हम लोग देखते हैं। आइए देखो, आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डैश वाज डिस्कवर्ड। आपको पता है ना दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड्स आपके द्वारा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। उसमें क्या रखा था उन्होंने, एक ये इधर एक गोल्ड की यानी सोने की पतली चादर रखी थी। यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वो भेज रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि मैक्सिमम इसमें से सीधे सीधे जा रहे थे, है ना। तो उन्होंने इससे कुछ निष्कर्ष निकाले। और उनके, आपने ये भी देखा होगा, 12,000 में से एक वापस आ गया था। तो उन्होंने एक निष्कर्ष ये निकाला था कि एटम का अधिकांश भाग खाली है। जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बहुत कम स्पेस में होते हैं, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस यानी नाभिक नाम दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से किसकी खोज हुई थी दोस्तों? न्यूक्लियस की, नाभिक की खोज हुई थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अरे प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने कर दी थी। न्यूक्लियस की हुई थी, नाभिक की हुई थी। कैसे आप अभी भी पढ़ाई गलत कर रहे हो दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन क्या है आप मुझे बताइए। इलेक्ट्रॉन क्या है सर? ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, उप परमाणविक कण है। इसका मतलब क्या है, जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताना है, इस पे कुछ आवेश होता है कि बिल्कुल सर होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका कुछ द्रव्यमान भी है क्या? बिल्कुल सर, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इसका द्रव्यमान है। तो पहली बात तो सर उदासीन नहीं है, धनात्मक आवेश नहीं है, ऋणात्मक आवेश वाला ये एक उप परमाणविक कण है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सी आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणवीय कण की खोज करी? देखो, उप परमाणवीय कण बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज करी थी? न्यूट्रॉन की करी थी, सन 1932 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताए, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन, है ना। ये गलती से विच क्या हो गया, जे थॉमसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर ले, मतलब अच्छे से पढ़ोगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप लोगों से छूट जाएगा। दोस्तों, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डैश डज नॉट डिस्क्राइब। इसमें से क्या वो नहीं बता पाते हैं? रदरफोर्ड साहब ने ये बता दिया था कि यार एटम होता है ना, उसके बीच में होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, उसमें सारे के सारे प्रोटॉन आपको इसमें मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे। लेकिन एक चीज आप लोग मुझे बताएंगे, एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। बिल्कुल सर, इन्होंने बताया था। दोस्तों, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई वृत्तीय पथ पे गति करता है, उसके पास में कुछ त्वरण होता है। और जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे आवेशित कण जिनके पास में त्वरण है, वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करते हैं, कुछ एनर्जी एमिट करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि यार ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी एमिट करेगा, तो प्रोटॉन क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन बीच में घुस जाएगा, बीच में घुस जाएगा। तो घुस जाएगा तो एटम बचेगा नहीं, एटम फूट जाएगा। तो यार ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर बाद में बोर साहब आए थे, उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। यानी जिस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, एनर्जी निकलेगी कम, ये ज्यादा नहीं होगी। अगर इसके पास में एनर्जी आती है तो वो दूसरी कक्षा में चले जाएंगे, अगर वो इस कक्षा में तो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ठीक है, मैंने बताया तो था आपको। आ जाओ
नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर डाले थे? किस पे डाले थे सर? गोल्ड फॉइल पे डाले थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ बताओ। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? देखो, ऊर्जा का फोटोन का मतलब है ऊर्जा का पैकेट या कुछ ऊर्जा अवशोषित कर रहा है ना। फोटोन क्या है? बेसिकली ऊर्जा का ही एक बंडल है ना। तो बताओ क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। ये है न्यूक्लियस यानी नाभिक, इसके चारों ओर क्या है? कक्षा है, कोश है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी, पहले वाले की। इससे ज्यादा एनर्जी इससे बाहर वाले की, इससे ज्यादा एनर्जी इससे बाहर वाले की। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसके पास में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये बाहरी वाली कक्षा में चला जाएगा, ये बाहरी वाली कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, तो यह अगले बाहरी कक्षा में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली अगर इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी निकाल दी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगा, तो ये इससे अंदर वाले में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ध्यान से देखो देखो देखो, ये है, अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दी तो ये बाहर चल जाएगा। सिमिलरली अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गई तो ये अंदर वाली कक्षा में आ जाएगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, जैसे आप लोग देखो, भी इसको मैं एनर्जी दिया, ये बाहर चला जाएगा, बाहर वाली कक्षा में चला जाएगा। अगर इसने एनर्जी निकाली तो ये अंदर वाली कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, उस तत्व का नाम क्या है? बताओ, उस तत्व का नाम क्या है? आपको पता है इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। दोस्तों, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं आप लोगों के? प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 12, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 12। 12 किसका होता है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, 1 से 30 तक तो याद रखो यार आप लोग। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। दोस्तों, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, यानी उसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 8 है। जितने प्रोटॉन होते हैं सर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। पहली कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बचे हुए 6 अगली कक्षा में चले जाएंगे। सर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। और 8 किसका होता है एटॉमिक नंबर? कोई बता सकता है? ऑक्सीजन का होता है। चलिए, इसका आंसर आप लोग बताएं। उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे भारी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? उनके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बोला दोस्तों, प्लीज 1 से 20 तक तो याद रखो यार। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। कैल्शियम का 20। ठीक है, बेरियम का कितना होता है? सर ये मुझे नहीं पता, 30 तक नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। लिथियम का कितना होता है? 3। सोडियम का 11। पोटेशियम का 19। हीलियम का 2। नियोन का 10। आर्गन का 18। मैग्नीशियम का 12। हीलियम का 2। नियोन का 10। देखिए दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन को जब हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तब आप लोग चुटकी में कर दोगे। जब आप लोग इसको चुटकी में कर दोगे। लेकिन सर अभी बताओ, अभी कैसे करें? देखो देखो, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 3। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 3, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 1। सोडियम में क्या होता है? 2,8,1, इसमें ऐसा हो जाएगा। पोटेशियम में 2,8,8,1, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा ना, है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, इसे आप लोग बोलते हैं ग्रुप यानी वर्ग। दोस्तों, पहले ग्रुप में जो भी आते हैं ना, सभी के वाइटम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी के वाइटम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग जब वो पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे ना, तब ऐसे क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जब देखो अभी आप लोग और भी चैप्टर पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, तो आप लोगों के लिए चीजें और आसान हो जाएगी। एक क्वेश्चन को करने के आपके पास में 2 तरीके आ जाएंगे, 3 तरीके हो जाएंगे, जब आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी आपको ज्यादा नहीं पता ना, फिर भी आप लोग कर पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ।
दोस्तों किस तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ। देखिए दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जैसे पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में जो भी आते हैं ना उनके सभी के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ग्रुप में जो भी आते हैं ना सभी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। और दोस्तों इसका एक्चुअली में परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 2,8,8,2 ये होता है इसका। चले आगे। सर डाउट है नियॉन का वैलेंसी 0 वाई एंड जस्ट लाइक ऑक्सीजन हैविंग 6 वैलेंस प्लीज। पहली बात तो दोस्तों वैलेंसी मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, वैलेंसी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा उसकी वैलेंसी 0 क्यों है। ठीक है, आ जाओ। चलिए, एक तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से दिया हुआ है, आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है। सर ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, और सर ये तो आवर्त सारणी से संबंधित है ना, फिर आप अभी क्यों करवा रहे हो, ये तो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं आप करो। देखो पहले कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 1s2, पहले कोश में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश के एस उपकोश में 2 है, पी में 6 है, तो टोटल 8 हो गए। तीसरे कोश में बताओ एस में 2 है, पी में 3 है, टोटल 5 है, तो 2,8,5 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 और 2 10 और 5 15। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एटॉमिक नंबर है 15, है ना, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, सर फास्फोरस का है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो वैसे तो अभी मैं आपको नहीं करवाना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये रहा आप लोगों का फास्फोरस, इसके जस्ट नीचे आप लोगों को आर्सेनिक का पूछा है। तो दोस्तों ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, जैसे इसमें 18 जोड़ोगे तो अगले पे पहुंच जाओगे, तो 15 + 18 33। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, अभी हमने पढ़ाई नहीं, गलती से डाल दिया मैंने, है ना। चलिए, है ना, इसको छोड़ दो आप, है ना, इसको भी आप लोग छोड़ दो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बिना आप लोग नहीं कर पाओगे ये। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बिना आप लोग नहीं कर पाओगे, पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो आ जाओ, नाइट्रोजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, और इसका मास नंबर द्रव्यमान संख्या होती है 14। सर क्या सभी की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु क्रमांक का डबल होता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, यानी इसके एटम में प्रोटॉन की संख्या 7। ये आपका क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 14 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे 7 रहे होंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था, ये अवधारणा थी कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जॉन डाल्टन साहब ने बताया था ना कि इस दुनिया में किसी तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होंगे, जैसे सोडियम का परमाणु, जितने भी परमाणु हैं इस पूरे संसार में सभी जगह सभी परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं सब एक जैसे होंगे। लेकिन दोस्तों फिर किसकी खोज हो गई, आइसोटोप, समस्थानिक। हमने क्या देखा, हाइड्रोजन आपका 3 अवस्था में पाया जा रहा है, तो ये एटम अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है ना। तो समस्थानिक की खोज होने के बाद में ये जो कॉन्सेप्ट था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 7 किसका आंसर दे रहे हो, अच्छा ये क्या, तो अभी तक दे रहे हो, अब तो हम नए क्वेश्चन पे पहुंच गए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर में करते हैं, है ना, पहले ये कर लो आप, फिर इसके बाद में इसका करेंगे। दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान है 14, यानी नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक एटम का मास कितना है 14। दोस्तों 14 क्या है, ये ग्राम है, किलोग्राम में क्या है सर, एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान को एएमयू में ही नापते हैं, कॉमन सेंस है, तो इसका एटम का द्रव्यमान है 14 एएमयू। हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 1, है ना, 1 एएमयू। तो आपको बताना है अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों अमोनिया का आप लोग सूत्र जानते हो क्या, NH3 होता है। अब दोस्तों आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसके अणु का द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल का मास। दोस्तों मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं सर, एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, परमाणु मिलके बनाते हैं अणु।
तो इसका एक अणु कैसे बना है सर, 3 हाइड्रोजन के परमाणु और एक नाइट्रोजन के परमाणु। तो एक नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान हो गया 14 AMU और 3 हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, एक का है 1 AMU, 3 का कितना हो जाएगा 3 AMU। तो 14 + 3 कितना हो गया, टोटल 17 AMU द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आई। तो जरा इसका भी बताइए। आप लोगों से सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान पूछा है, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा है, यानी इसके एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कितना होगा। देखो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझो, अभी आपको ये तो दिया हुआ नहीं है सल्फर का एटॉमिक मास कितना है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, नहीं ऑक्सीजन का पता। देखो दोस्तों, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसके द्रव्यमान संख्या होती है 32। सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, द्रव्यमान संख्या होती है 16। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी मास नंबर होता है ना, जो भी द्रव्यमान संख्या, अगर आप लोग उसके आगे AMU लगा दोगे तो वह क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। यानी सल्फर के एक एटम का द्रव्यमान कितना है, 32 AMU। सिमिलरली ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना है, 16 AMU। तो इसका एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है सर, सल्फर के एक परमाणु से और ऑक्सीजन के 2 परमाणु से। तो उसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, सल्फर के एक का कितना है 32, ऑक्सीजन के 2 का कितना है, एक का है 16, 2 का कितना होगा 16 × 16, 16 × 2 32, तो 32 + 32 64। तो सर 64 AMU आ जाएगा क्या, इसके अणु का द्रव्यमान। दोस्तों AMU को हम लोग स्मॉल यू से भी डिनोट करते हैं, इससे आप लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास, है ना, यूनिफाइड मास। तो कुल मिला के 64 AMU आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? कोई समस्या है क्या? नहीं है? आ रही ना, अच्छे से समझ में आ जाओ। चलो इसका बताओ सर, जो पानी है इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करिए, इसके एक अणु का द्रव्यमान बताओ। देखो पानी का एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है दोस्तों, 2 हाइड्रोजन के एटम से, एक ऑक्सीजन के एटम से। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे, मैक्सिमम हाइड्रोजन आपको ये वाला मिलता है। ऑक्सीजन को कैसे करते हो, ऐसे। तो अगर इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, अगर आप लोग इसके आगे AMU लगा दोगे, वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। सिमिलरली ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 AMU हो जाएगा। अब आप लोगों को एक अणु, पानी के एक अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो 1 + 1 2, ठीक है। एक ऑक्सीजन का है, तो एक का कितना होता है 16 AMU, तो 2 + 16 18 AMU हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, क्लियर है क्या? एक लड़का काफी दिन से परेशान हो रहा है सर, उदासीन क्या होता है, उसका नाम क्या है, नाम ऊपर चला गया, उन पे चलते हैं, कहां गया नाम, कहां गया उनका। सर उदासीन क्या होता है प्लीज बता दीजिए। कुणाल जी आप क्यों परेशान हो रहे हो, उदासीन क्या होता है? अरे एक चीज मुझे बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, द्रव्यमान संख्या है 23, ठीक है दोस्तों। मुझे आप ये बताओ, सोडियम के एक एटम में, परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, बताओ बताओ आप। सर प्रोटॉन है 11, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11, न्यूट्रॉन कितने हैं 12। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एटम के अंदर क्या क्या होता है सर, बीच में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दोस्तों इस एटम पे कुल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है सर, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूट्रॉन की वजह से कोई इस पे चार्ज नहीं आएगा, आवेश नहीं आएगा। प्रोटॉन पे कितना होता है सर, +1.6 × 10⁻⁻19, एक प्रोटॉन पे, टोटल 11 है तो 11 से गुना कर लो, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है सर, -1.6 × 10⁻⁻19, टोटल कितने 11 है तो 11 से गुना कर लो। तो दोस्तों इसको और इससे जोड़ोगे तो आप लोगों के पे नेट चार्ज क्या आएगा, कुल आवेश कुछ भी नहीं है, 0 है। इसी को ही आप लोग उदासीन बोलते हैं, इसे ही आप लोग उदासीन बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो इसके पास में प्रोटॉन कितने बचे, प्रोटॉन तो सर उतने ही रहेंगे।
इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके पास में, इलेक्ट्रॉन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन सर पहले 11 थे, अब 10 ही बचे। ठीक है, तो प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव चार्ज वाली चीज, तो नेट चार्ज क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो अब इसको उदासीन नहीं बोलेंगे, न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, अब इस पे चार्ज है, आवेश है। समझ में आ गया? आ जाओ। चलिए दोस्तों, आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान बताना है, इसके एक अणु का द्रव्यमान। तो इसका एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है सर, 4 ऑक्सीजन के परमाणु, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 सल्फर का परमाणु। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU, आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है सर। सल्फर के एक एटम का द्रव्यमान होता है 32 AMU, अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही। ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है 16 AMU, टोटल 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 64, तो ये 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 34। तो 34 + 64 कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 6 और 3 9, 98 AMU क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताओ, आ गई समझ में? समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो दोस्तों, अब इसका आंसर बताओ आप, है ना, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, अब इसका आंसर बताओ। एक्चुअली में दोस्तों ध्यान से समझो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 70, एक तो ये और एक ये वाला। दोस्तों एक्चुअली में जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं, 3 1H1 1H2 1H3, एक्चुअली 99.99% आपको यही वाला मिलता है ना। तो जब भी हाइड्रोजन की बात होती है हम लोग सिंपल सा ये लिख देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल ये 99.99% ये मिले बाकी ये मिले, नहीं। यहां पर दोस्तों 75% आप लोगों को ये वाला मिलता है, ठीक है, और आप लोगों का 25% ये वाला मिलता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्लोरीन के इसका एटॉमिक मास बताओ, इसका परमाणु द्रव्यमान बताओ, केवल इस वाले का, इसका अगर मैं एक एटम लूं, एक परमाणु लूं, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा सर, जो द्रव्यमान संख्या है उसके आगे आप लोग लगा देंगे AMU, तो आप लोग बोलोगे सर 35 AMU। इसके एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा, 37 AMU। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ, तो मैंने बोला तो है नहीं कि यार ये वाला बताओ या ये वाला बताओ, बताओ सर 32 कैसे आया F का, अरे 32 कहां था वो, अरे सल्फर का मैंने बताया तो था, सल्फर का मास नंबर द्रव्यमान संख्या होती है 32, तो उसके आगे आप जब AMU लगा दोगे तो वो सल्फर का एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्लोरीन का बताओ, तो आप लोगों किसका बताए, इसका बताए, इसका बताए, तो आप लोगों को क्या बताना है, औसत परमाणु द्रव्यमान बताना है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो क्या करें, 35 और 37 का एवरेज ले लूं क्या, नहीं सर, क्योंकि 50-50% थोड़ी पाए जाते हैं ये। तो क्या करें, ये पाया जाता है 75%, तो 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से या 0.75 से, ठीक है, प्लस ये वाला 37 AMU जिसका एटॉमिक मास है, ये 25% ही पाया जा रहा था, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.25 से। जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.5। देखो कितना आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग सीधे याद भी रख सकते हो कि क्लोरीन के एटम का, क्लोरीन के परमाणु का अगर द्रव्यमान पूछे तो 35.5 होगा वो, है ना। कैसे आया वो मैंने आपको बताया। दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आ जाओ। चलो अब इसका आंसर बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का इकाई, द फॉर्मूला फॉर CO इज, देखो क्या पूछना चाह रहा है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। सर फॉर्मूला तो ये है, इसका मतलब क्या है, इसके पूरे एक अणु का द्रव्यमान कितना है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है सर, कैल्शियम का एक परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु से। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर द्रव्यमान संख्या होती है 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो दोस्तों आपको पता है द्रव्यमान संख्या के आगे अगर आप लोग AMU लगा देते हो तो वो उसका एटॉमिक मास बन जाता है, परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। यानी कैल्शियम के एक एटम का द्रव्यमान कितना है, 40 AMU,
ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना है 16 AMU। दोनों को आप लोग जोड़िए, 40 + 16 करोगे तो 56 AMU आपका आंसर आ जाएगा। और AMU को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास बताना है। कुल मिला के इसके एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड का एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है सर? क्लोरीन के 2 परमाणु से और कैल्शियम के 1 परमाणु से। कैल्शियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 40 AMU होता है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताई है। और क्लोरीन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है एवरेज, क्योंकि यहां पर पता तो है नहीं कौन सा है, तो एवरेज लेंगे 35.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 71। तो 40 + 71 कितना हो जाता है आप लोगों का बताओ? 40 और 71, 1 7 और 4 11, 111 AMU। ठीक है, इसको आप लोग स्मॉल यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर एटॉमिक नंबर याद नहीं है इसलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। तो मधुमिता जी, मैंने आपको बोला था ना 2 दिन पहले कि यार एटॉमिक नंबर याद करो, आप क्यों नहीं करते? मैंने आपको ये तो बोला नहीं कि 1 से पूरे 118 के याद करो, मैंने आपको केवल 30 के लिए बोला था, आपसे वो भी याद नहीं हो रहे। बताओ मैं क्या करूं? हैं, इतना सा तो काम कर सकते हो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, सब भूल जाओ है ना, प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, जो मैं समझा रहा हूं पहले उस पे ध्यान दो, है ना। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलूं कि ये सोडियम है, बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? सोडियम के एक एटम का द्रव्यमान लूंगा तो कितना है? इसकी जो द्रव्यमान संख्या है उसके आगे आप लोग लगा दो 23, तो 23 AMU। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों से पूछूं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, द्रव्यमान संख्या होती है 16। अगर ऑक्सीजन का एक एटम लू, एक परमाणु लू, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा सर? जो द्रव्यमान संख्या है उसके आगे आप लोग लगा दे AMU, 16 AMU होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, 2022 वाला ही क्वेश्चन करवा दीजिए दोस्तों। 2022 के जो क्वेश्चन आए थे बहुत कम आए थे, वो मैंने आपको कल बता दिए। ऐसा मुझे क्या दिक्कत है 2022 कराने में? इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आए थे इसलिए मैंने वो नहीं करवाया। ठीक है, मैं तो सारे लेकर आया हूं मैं तो। ठीक है, और वो वाले क्वेश्चन मैंने नहीं लिए जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, ये 2018 में भी आया हुआ, 2022 में भी, तो 2022 हटा दिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है ना, इधर ध्यान रखो। चलो, है ना, मैं क्या बोल रहा था? हाँ दोस्तों, क्या मैं बोल सकता हूं क्या सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 23 AMU। क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 AMU मान लो किसी परमाणु का द्रव्यमान है? मान लो 1 AMU जो है, मान लो किसी परमाणु का द्रव्यमान है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या उसका 23 गुना है इसका द्रव्यमान, इसके परमाणु का द्रव्यमान? दोस्तों मान लो किसी परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU है, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU है, तो मैं क्या मान सकता हूं क्या कि ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान इसका 16 गुना है? तो क्वेश्चन ये आता है सर 1 AMU हमने माना किसको? मानते हैं ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन ये 1 AMU हमने माना किसको? आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हाइड्रोजन के एटम का द्रव्यमान 1 AMU होता है, तो हाइड्रोजन के एटम को माना होगा? नहीं दोस्तों, कार्बन जानते हो आप लोग, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, द्रव्यमान संख्या होती है 12। ठीक है, ध्यान से आप लोग समझो। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 AMU। दोस्तों अगर आप लोग इसमें 12 से भाग लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 AMU। यानी मैं बोल सकता हूं 1 AMU क्या है? कार्बन के एक एटम का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग। कार्बन के
एक एटम का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग को ही हमने बोला है 1 AMU। और आप लोग जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23 AMU, तो कुल मिला के 1 AMU का 23 गुना है, इसका 16 है तो 1 AMU का 16 गुना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कार्बन से ही तो कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि 1 AMU किसको माना है, ध्यान से देखो। मान लो ये कार्बन के एक एटम है ना, ये C612 कार्बन के एक एटम लिया आपने, एक परमाणु लिया, ये किसके बराबर है 12 AMU के। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं कि कार्बन का एक एटम 12 AMU के बराबर है, तो अगर मैं इसका एक टुकड़ा उठाऊं तो वो क्या बन जाएगा 1 AMU, यानी कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग क्या है 1 AMU। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड के इकाई द्रव्यमान का सूत्र क्या है। सोडियम क्लोराइड का अगर आप लोग एक अणु लोगे, मॉलिक्यूल लोगे, तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा, बेसिकली आपको यह बताना है। सर कार्बन को ही क्यों माना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हरिओम जी ने। देखो दोस्तों, आप बोल सकते थे सर 1 AMU हम हाइड्रोजन, देखो किसी ना किसी को तो मानना था। जैसे आप लोग मुझे बताइए, कभी आप लोग सब्जी लेने गए हो मार्केट में, कभी आप लोग मार्केट में सब्जी लेने गए हो क्या। जैसे मान लीजिए आप कुछ लेने गए, आप लोग मान लीजिए एप्पल लेने गए, ठीक है, मान लो आप 1 किलो एप्पल लेने गए, तो आप देखते होंगे कई बार सब्जी वाले क्या रखते हैं, उनके पास में प्रॉपर लोहे का नहीं होता, तो वो 1 किलोग्राम का पत्थर रख देता है इधर, है ना, वो पहले से तोल के रखता है कि हाँ भाई 1 किलोग्राम का, तो वो ये रख देता है। होता है क्या, ऐसा होता है क्या। अब मेरा क्वेश्चन ये है हरिओम जी कि इधर 1 किलोग्राम का पत्थर ही क्यों रखा, 1 किलोग्राम का सोना रख देते, या 1 किलोग्राम का कुछ और रख देते, या 1 किलोग्राम का अगर उनका मोबाइल 1 किलोग्राम का तो वो रख देते। सर ये 1 किलोग्राम का पत्थर ही क्यों रखा, तो इसके पीछे कारण क्या है। सर ये पत्थर इजीली अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सर अगर ये खो भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, पता पड़े 1 किलोग्राम का सोना रखा, कोई सोना उठा के ले जाए 1 किलो, तो दिक्कत हो जाएगी ना। समझ में आ गई बात को। सिमिलरली कार्बन को ही हमने रेफरेंस क्यों माना, कार्बन के एटम का 12वां भाग ही हमने क्यों माना, बहुत किसी को भी मान सकते थे, लेकिन दोस्तों इससे क्या है, आप लोगों का कंपेयर करने में आपको एक होल नंबर मिल रहा है। जैसे मैं बोल सकता हूं सोडियम का जो एटम है वो क्या है, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग का 23 गुना है ना, तो इसलिए उन्होंने माना है ना। बाकी ऐसा कुछ और किसी को भी मान सकते थे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने माना है वही हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होती है वो किसके बराबर होती है, AMU। परमाणु के द्रव्यमान को AMU में नापते हो ना, किसके बराबर होता है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, ये एक NCERT का एग्जाम्पल है, ये मैं चाहता हूं ये आप लोग सॉल्व करें, है ना, मेरे साथ में सॉल्व करें, इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है, मतलब इसका द्रव्यमान 360 ग्राम है, या इसका है, या इसका है, या इसका है, ये आपको बताना है। आइए आप मत करिए, मेरे साथ में सीखिए। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब भूल जाओ, मेरी बात ध्यान से समझो, है ना। लो मैं हटा ही देता हूं, आप वरना आप मानोगे नहीं। लो आ जाओ, समझो मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, समझ रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, हाँ सर सुन रहे हैं, ठीक। दोस्तों H2O का आपने एक मॉलिक्यूल लिया, एक अणु लिया, उसका द्रव्यमान कितना होगा। सर ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16 AMU, हाइड्रोजन के एक परमाणु का होता है 1 AMU, तो टोटल 2 AMU इसका हो जाएगा, 16 इसका हो जाएगा, सर टोटल 18 AMU हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में 1 मोल H2O है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब क्या होता है सर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे अणु हैं आपके पास में H2O के। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मोलर मास निकालो,
मोलर मास निकालो किसका, H2O का। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान तो बहुत इजी से निकल रहा था, लेकिन दोस्तों इतने सारों का कैसे करें। देखिए इसके दो तरीके हैं। क्या है, इसके दो तरीके हैं। दो तरीके ये है कि सर एक अणु का इतना है, अगर एक मोल का लेना है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 का लेना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या है, बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका बताऊं, आप मुझे बता दो आणविक द्रव्यमान कितना आया पानी का, 18 AMU आया। दोस्तों अगर 18 AMU की जगह अगर 18 ग्राम लिख दोगे ना, तो वह क्या बन जाएगा, उसका मोलर मास बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। ट्रिक है ये। यानी एक मोल, इतने सारे जब आप लोग अणु लोगे ना पानी के, इतने सारे अणु, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, आ जाओ। तो चलिए अब इसको चलते हैं, ये बताओ, चलो बताओ, आ जाओ, बताओ अब इसका आंसर बताओ। 2 मोल लोगे आप पानी के, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखो सर, आपको मैंने अभी बताया H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 AMU। AMU की जगह आप लोग ग्राम लगा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। यानी एक मोल जब आप लोग पानी लोगे, H2O लोगे, उसका द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम। 2 मोल का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। तो 2 मोल पानी का मतलब 36 ग्राम है, ना कि 360 ग्राम। दोस्तों 20 मोल का मतलब कितना है सर, 1 मोल पानी का मतलब 18 ग्राम है ना। 1 मोल अगर पानी लोगे ना, तो उनका द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। 20 लोगे तो 20 से गुना कर लो, 360 ग्राम आ जाएगा। तो इसका 360 ग्राम होता है। बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जल के इतने अणु लो, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल, इसे तो 1 मोल बोलते हैं, तो 1 मोल लोगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। सर इसका द्रव्यमान तो 18 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 20 मोल का आ रहा है 360 ग्राम। 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो 20 में कितने होंगे, 20 से गुना कर लो। जब 20 से आप लोग गुना कर लोगे, कितना होगा, 6 दूनी ये 12 गुना 10 की घात 23। ठीक है, लगभग इतना हो रहा है ना, सॉरी 120 होगा, 20 इंटू 6 120। अब क्या करो, 100 से भाग लगा दो तो 120 बन जाएगा 1.2। अब 100 से गुना भी कर लो, 10 की घात 23 बन जाएगा, 10 की घात 25। तो 1.2 गुना 10 की घात 25 है ना, ये भी बिल्कुल सही है सर। इसका भी वजन 360 ग्राम होगा। सेकंड और फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मेरे को लगा ये क्वेश्चन करवाना चाहिए मुझे। एक मतलब है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपने सीखा और सब कुछ समझ में आ गया आपको। ठीक है, आ जाओ, चलो वापस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया। अब सर ये कैथोड रे क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। कुछ भी नहीं है एक्चुअली में दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों सर, इन्होंने बेसिकली क्या करा था, यहां पर एक कैथोड था, यहां पर एनोड था। इस कैथोड से क्या निकली, कुछ किरणें निकली, जिसे आप लोग बोलते हैं कैथोड रे, और इसी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पाए गए, जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो बेसिकली कैथोड, ये एक्सपेरिमेंट किसने करा था, जे थॉमसन ने, और इसी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जानते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आपको पता है, जैसे प्रोटॉन आपको पता है, न्यूट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है। दोस्तों प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, ये भी आपको पता है। दोस्तों कुछ पार्टिकल होते हैं जिनका द्रव्यमान तो प्रोटॉन की जैसे होता है, लेकिन आवेश, द्रव्यमान तो प्रोटॉन के जितना होता है, आवेश भी प्रोटॉन के जितना होता है, बस विपरीत होता है। जैसे इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव, उसको आप लोग क्या बोलोगे, एंटी प्रोटॉन बोल दो। वैसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की जैसे होते हैं, उनका द्रव्यमान भी आवेश भी बस इस पे नेगेटिव है, उस पे पॉजिटिव होता है, तो उसको एंटी इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो ऐसे पार्टिकल हम लोग एंटी पार्टिकल बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हर्षल वागा जी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन छूट गया सर पीछे। अच्छा कौन सा छूट गया,
हैं ये 20 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हैं, कौन सा छूट गया बताओ। लो सब पे ले आया, कौन सा छूट गया बताना। इनका दिमाग इसी पे लग रहा है सर क्वेश्चन छूट गया, तेरे से एक ही कमेंट कर रहे हैं, बताओ कौन सा छूट गया। ये तो मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल, बताओ कौन सा छूट गया, बताओ कौन सा छूट गया। इनको क्या तबियत खराब हो रही है, इनके 10 मिनट से एक ही कमेंट करते जा रहे हैं, सर एक क्वेश्चन छूट गया, बताओ कौन सा छूट गया, बताओ। इनकी तबियत खराब हो रही है, बहुत देर से मैं देख रहा हूं मैं। ठीक है हर्षल वागा जी, समझ में आ गया। 5 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन, अरे जो कर रहा हूं उस पर ध्यान लगा रहे हो। मान लो बाई चांस छूट भी गया होता तो क्या हो जाता उससे, थोड़ी देर में कर लेते। ठीक है आ जाओ। एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोस्तों इलेक्ट्रॉन के एंटी मैटर पार्टिकल को क्या बोलोगे, मतलब जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा हो, बस उस पर आवेश पॉजिटिव हो, है ना, नेगेटिव की जगह, तो उसको हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऐसे बच्चों वाले चीज है। प्रोटॉन का एंटी मैटर पार्टिकल को एंटी प्रोटॉन बोलते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों का पूरा हो गया है। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। पहला चैप्टर आ गया अच्छे से समझ में आ गया क्या, दूसरा आ गया क्या, तो टेस्ट लगा लोगे आज। तो दोस्तों आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आप लोगों का, है ना, आपका एक वो हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, जिसको आप लोग लगाइए, अपना परफॉर्मेंस चेक करिए, कितना आप लोगों को याद है, कितना आप लोगों को याद नहीं है। समझ में आ गई बात को। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है अगर जिसने अच्छे से पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोगों का बना लेगा। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा इसी पे आधार पे मैंने वो क्वेश्चन डिजाइन करे हैं, बहुत बेसिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, कल से हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। मजा आया पढ़ने में, मजा आ रहा है दोस्तों। केमिस्ट्री मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत जनों को केमिस्ट्री काफी बोरिंग लगती थी। ठीक है, सबको मजा आता था सर बायोलॉजी में पढ़ाओ, पाचन तंत्र पढ़ाओ सर, है ना। मैं सोचा नहीं यार, इस बार कुछ अलग तरीके से केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि होता क्या है, आप लोगों ने मान लो बायोलॉजी पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, जब तक आप केमिस्ट्री पे पहुंचते थे ना, आपका वो डाउन हो जाता था, बोलते ना मोटिवेशन, एक नया नया जोश। वो केमिस्ट्री को आप लोग ऐसे पढ़ते थे, फिर आपको लगता था केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है। नहीं दोस्तों, केमिस्ट्री काफी अच्छा सब्जेक्ट है। क्लियर है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।